सेवा का दामन। अनुभव वह रोशनी है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे अनुभवी और प्रतिष्ठित प्रोफेशनल का जिन्होंने लगभग 3 दशकों से भारतीय कॉर्पोरेट जगत को नई दिशा दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ SR बाटली बॉय एंड एसोसिएट्स LLP अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल की सदस्य फर्म में अश्योरेंस पार्टनर है और बीते 26 वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे इंडिया रीजन FAAS लीडर, रियल एस्टेट सेक्टर लीडर तथा APREA इंडिया चैप्टर के बोर्ड सदस्य भी हैं। 19 वर्षों के ऑडिट अनुभव के साथ उन्होंने रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दिग्गज क्लाइंट्स के साथ काम किया है। IPOs, REIT लिस्टिंग्स, फंड रेजिंग, रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग में उनका मार्गदर्शन उद्योगों को नई ऊंचाइयां देता रहा है। वे सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं बल्कि FICCI, CII, ICAI, क्रेडाई जैसे मंचों पर एक सशक्त आवाज भी है जो नई चुनौतियों और समाधानों पर लगातार विचार रखते हैं। दोस्तों, जोरदार ओम हरम की ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए SR बाटली बॉय एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर श्रीमान आदर्श जी रांका। अनुभव वह रोशनी है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे अनुभवी और प्रतिष्ठित प्रोफेशनल का जिन्होंने लगभग 3 दशकों से भारतीय कॉर्पोरेट जगत को नई दिशा दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ SR बाटली बॉय एंड एसोसिएट्स LLP अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल की सदस्य फर्म में अश्योरेंस पार्टनर है और बीते 26 वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे इंडिया रीजन FAAS लीडर, रियल एस्टेट सेक्टर लीडर तथा APREA इंडिया चैप्टर के बोर्ड सदस्य भी हैं। 19 वर्षों के ऑडिट अनुभव के साथ उन्होंने रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दिग्गज क्लाइंट्स के साथ काम किया है। IPOs, REIT लिस्टिंग्स, फंड रेजिंग, रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग में उनका मार्गदर्शन उद्योगों को नई ऊंचाइयां देता रहा है। वे सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं बल्कि FICCI, CII, ICAI, क्रेडाई जैसे मंचों पर एक सशक्त आवाज भी है जो नई चुनौतियों और समाधानों पर लगातार विचार रखते हैं। दोस्तों, जोरदार ओम हरम की ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए SR बाटली बॉय एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर श्रीमान आदर्श जी रांका। इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, वो बनती है दूरदर्शिता, नेतृत्व और विश्वास से। आज हम स्वागत कर रहे हैं ऐसे व्यक्तित्व का जिनका नाम भारतीय रियल एस्टेट उद्योग में एक मिसाल है। वर्तमान में भारतीय ग्रुप के वाइस चेयरमैन, बेंगलुरु के भव्य प्रोजेक्ट भारतीय सिटी को अपनी रणनीति और नेतृत्व से नई ऊंचाइयां तक ले जा रहे हैं। इससे पहले 2 दशकों तक उन्होंने शोभा लिमिटेड को देश भर में फैलाया और 2006 का सफल IPO उनके नेतृत्व का ही परिणाम था। 4 दशकों का अनुभव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की गहरी नींव और क्रेडाई, CII, FICCI जैसे संगठनों से जुड़कर उन्होंने न सिर्फ कंपनियों को बल्कि पूरे उद्योग को नई दिशा दी है। NDTV बेस्ट CEO, एशियाज बेस्ट CEO, रियल्टी प्लस पाथफाइंडर अवार्ड जैसे सम्मान इस बात के गवाह हैं कि वे सचमुच उद्योग जगत के पथदर्शक हैं। आइए जोरदार ओम हरम से स्वागत करते हैं श्रीमान जगदीश चंद्र शर्मा जी का। कहते हैं जो दूर दृष्टि रखता है वही असंभव को संभव बना देता है। आज हम आपका परिचय करा रहे हैं ऐसे ही एक युवा और ऊर्जावान उद्यमी से जिन्होंने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। जेटवर्क के सह संस्थापक और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनकी नेतृत्व क्षमता और वित्तीय दृष्टिकोण ने जेटवर्क को एक यूनिकॉर्न बना दिया जिसकी वैल्यूएशन $3 बिलियन और सालाना राजस्व 14,000 करोड़ रुपए से अधिक है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, मेक्सिको, वियतनाम और जर्मनी तक अपने संचालन के साथ जेटवर्क आज वैश्विक स्तर पर भारतीय कौशल की पहचान बना रहा है। सेंट जेवर्स कॉलेज कोलकाता के पूर्व छात्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी होने के साथ साथ वे इन्वेस्ट कर्नाटका फोरम में निदेशक भी हैं और उद्योग जगत को दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
दोस्तों आइए जोरदार ओमहरम से स्वागत करते हैं जेटवर्क के सह संस्थापक और CFO श्रीमान अंकित जी फतेहपुरिया का। Today India contributes to 50%, because हम Bangalore में है, let me take example which is more closer to Bangalore. Today India contributes to 55% of the global IT outsourcing work that happens. आज इंडिया में 1900 GCCs है, which is all the big Accentures and all that you see. 1900 GCCs है, हर साल 120 GCCs ऐड हो रही है. India today contributes to 28% of the global research that happens. अब एक हिसाब से देखें तो this all looks good, right? But if I look at the different way, if I look at it in a different way, in spite of all that, आज हमारे पास यानी capability है. We have all the capabilities, we have all the experiences, but today we are working for global companies rather than creating businesses for India. And if I look at आज जो vision है, whether आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, and अभी Trump tariff जो आया है, उसके बाद the importance of having India grow independently as its own business was never there, as important it is now. एक Apple का example लूँगा. Apple today we are the largest manufacturer of phone, right? But Apple and Nvidia together, the market capitalization of those two companies is more than the total stock market of India. The difference is we are executing for them rather than creating the Apples of the future. That's the reason I think when we spoke to the conveners, we thought nothing better than having the three business leaders with us who have not just the experience, but who have seen as part of their professional journey, created business, and they will share their professional journey and personal journey, which may inspire some of us to see how we do something better for the country and the society as large. So that's the broad agenda, sir, and thank you again for having all three of you. Maybe Sharma ji, I'll start with you. You're an icon in the real estate industry. I have worked with you almost 25 years now. 20 साल शोभा में when you were leading, दो चीज़ मैंने हमेशा आपकी तरफ, I always saw that was visible: passion at work throughout the organization and quality. Shobha always stood for those two foundation. After that, now you're with Bhartiya, again leading Bhartiya there. Bhartiya mein one thing at least I have seen is they've done a fantastic project, very successful, large project in North Bangalore. But now they want to do multiple projects in multiple markets. So change, जो बोलते हैं ना अपने को business में change किसी को नहीं चाहिए, because change is not easy. But you are going through and change is inevitable. Change is the only constant, right? So given ये दो तीन चीजें आपने जो देखी है, I think audience also are seeing something which will be important for their business. आपका experience, what you can share will be very helpful, शर्मा जी. धन्यवाद आप सभी का जो आपने मेरे को ये मौका दिया. मैं जस्ट एक प्रश्न पूछना चाहूँगा. यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनमें बिजनेसमैन कितने हैं, नौकरी पेशे वाले कितने हैं, कुछ अंदाज बता सकेंगे? बिजनेसमैन? गुड गुड. रेलेवेंट क्राउड है सर. इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि माइंडसेट आपका जो है कि एंटरप्रेन्योरशिप वाला है. अभी मुनिश्री भी कुछ बता रहे थे युवकों के बारे में, दिशा निर्देश दे रहे थे आपको. मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा ही है कि मैं कलकत्ता में जन्मा पढ़ा और 91 में मैंने बेंगलोर माइग्रेट किया. मेरी पढ़ाई भी सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई और वहाँ से CE और CS करके 7-8 साल वहाँ पे काम करके मैं बेंगलोर आया. बेंगलोर में भरूका स्टील में मैंने 7-8 साल काम किए. आज उन्हीं की एक कंपनी TCI इंडस्ट्रीज़ का मैं चेयरमैन हूँ. और उसके बाद मैंने ग्रासिम ज्वाइन करी, आदित्य बिरला ग्रुप की. 3 साल वहाँ पर काम किया. फिर शायद बेंगलोर ने वापस बुलाया जब रियल एस्टेट में कोई जानकारी नहीं. एज ए प्रोफेशनल, जैसे आदर्श चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी था. लेकिन एक मित्र ने कहा कि क्यों नहीं शर्मा जी आप वापस बेंगलोर आ जाते हो. मेरा घर था और हमारी पत्नी और बच्चों को बेंगलोर पसंद आया. तो मेरे को लगा कि कलकत्ता में तो ग्रोथ नहीं है, मुंबई स्टिल बेटर, ग्रुप बेटर, बट शायद बेंगलोर जो इन्वायरमेंट है वो इतना अच्छा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. और मैं भुलावे में आया, छलावे में आ गया बेंगलोर, लिटरली स्पीकिंग,
क्योंकि न मैं कंपनी को जानता था न प्रमोटर को जानता था। मलयाली कंपनी थी। उन्होंने मेरा स्वागत किया ग्रुप फाइनेंस डायरेक्टर बनाकर, लेकिन जब मैं अंदर घुसा तो पता चला कि फाइनेंस तो है ही नहीं वहाँ पे। किसी तरीके से जब जिम्मेदारी ली और समझ में आया कि भी एक मौका दिया गया है, और साथ साथ में मौके के अंदर में जो साक्षात्कार और जो इंटरव्यू हुआ मेरा उनके साथ में, प्रमोटर के साथ में, मैं सीधा मुंबई से बेंगलोर एयरपोर्ट से ताज वेस्ट एंड जहाँ पर प्रमोटर रहते थे, उनसे मेरी बातचीत हुई डिनर पे। और जब बात हुई तो उन्होंने कुछ मेरे बारे में पूछा नहीं, मेरे काम के बारे में पूछा नहीं, कोई ग्रोथ के बारे में, पगार के बारे में कुछ नहीं पूछा, और सीधा कहा कि भी ठीक है, तुम कब ज्वाइन करोगे, मेरी तरफ से सिलेक्टेड हो। और मैंने एक इन्फोसिस कॉर्पोरेट ऑफिस बनाई है और एक शोभा सफ़ायर बनाया है जगपुर के अंदर में, 2 बिल्डिंग, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तुम जाके देखो। अपने किसी आदमी को फ़ोन करके कहा कि भी तुम आओ और जो है इसको शर्मा जी को लेके जाओ, और मेरे को कहा कि तुम वापस जब जाते हो मुंबई तो फिर फ़ोन करके बताना कि मेरी बिल्डिंग कैसे लगी। तब मैं रियल एस्टेट का आदमी नहीं, मैंने कभी घर बनाया नहीं, टॉयलेट भी नहीं बनाया उससे पहले, क्या क्वालिटी बोलूँ। लेकिन फिर भी जो एक आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वो समझ में आया, और कहा कि भी नहीं, ये आदमी जो है, जैसे आदर्श ने बताया कि पैशन एट वर्क, और वो रिफ्लेक्ट करता है उसके काम में, उसके पैशन में, उसके बोलचाल में, उसके विश्वास में। तो एक ऐसे आदमी के साथ में अगर मैं जुड़ता हूँ, और जो मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, कॉमर्शियल बैकग्राउंड है, आज तक की जो भी शिक्षा दीक्षा मिली है, उसको अगर मैं सही तरीके से उपयोग करता हूँ तो शायद 1 और 1 हम 11 हो जाएं। और इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई, और शायद पहली कंपनी इंडिया की जिन्होंने पब्लिकली लिस्टेड की, शायद पहली लिस्टेड कंपनी थी जिन्होंने बिग 4 को बुलाया, शायद पहली कंपनी थी जिसने श्री अमरचंद मंगलदास को बुलाया। और मेरे कार्यकाल में हिंदुस्तान में मेरी कंपनी ने सबसे अधिक बिल्डिंग्स बनाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, और आज हिंदुस्तान की तरफ से एज ए डेवलपर सबसे बड़ी कंपनी है, DLF से डबल या ट्रिपल बड़ी कंपनी है शोभा लिमिटेड, अगर उसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस को आप देखो। हिंदुस्तान में 4,500 आदमी काम करते हैं, और आज की तारीख में भी जो है कम से कम 20 से 25,000 वर्कमैन काम करते हैं। वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज हैं, 20 सिटीज़ के अंदर में उन्होंने बिल्डिंग बनाई है। एक कंपनी इन्फोसिस के लिए उन्होंने 50 मिलियन स्क्वायर फीट लगभग की बिल्डिंग स्पेस बनाया है ऑन ए कॉस्ट प्लस बेसिस, जिसके अंदर में कभी भी ये हमारे ऑडिटर रहे हैं, एक बिल कभी कटा नहीं, एक बिल में कभी कुछ कमी नहीं हुई करके पहले काम देते थे, बाद में वर्क ऑर्डर मिलता था। और इसमें जो थी सच्चाई यही थी, पैशन एट वर्क था, क्वालिटी थी, दिल से काम किया, ईमानदारी से काम किया, सिंसिरिटी के साथ काम किया, खुद काम किया, लोगों से काम करवाया। और इंडियन अपॉर्चुनिटी और बेंगलोर की अपॉर्चुनिटी और रियल एस्टेट का जो स्पेस था उसको हमने समझा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सब जिंदगी के अंदर में, जैसे आदर्श ने जो एक बैकग्राउंड रखा, एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया को आज के दिन मिली है, और आपका जो समाज है वो मेरे हिसाब से जो ज्यूज हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं उससे बेहतर है। वो युद्ध करने में माहिर हैं, आप बिना युद्ध किए इस दुनिया को जीत सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, बशर्ते अब कुछ अपनी तरफ कम देखें, समाज की तरफ और देश की तरफ ज़्यादा देखें। बच्चे जो इंटरप्रेन्योर है वो बड़ा सोचें। यहाँ भी 2 बच्चे जो बैठे हैं, मैं छोटे ही उम्र में इसलिए बोलता हूँ, मैं बुरा ना माने हाँ, ऐसे और दर्जनों लोगों की ज़रूरत है इस देश को, और आप लीड कर सकते हो। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में एक ऑथेंटिसिटी है, अंडरस्टैंडिंग की, बिजनेस की, आप लोगों में एक जो है कर्मठता है, आप लोगों में एक कमिटमेंट है, आप लोगों में एक सबसे बड़ी जो गुण है, एक धर्म के प्रति जो है जेन्युइन लगाव है। आज अदरवाइज हिंदू धर्म जो है इतना बड़ा होने के बावजूद भी कल्चरली सब हिंदू हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग हिंदू कम मिलेंगे आपको, और जो मिलेंगे उनको हम जो है महत्ता नहीं देते समाज के अंदर में। बट आज आपके समाज के अंदर में आपने जो आज अपने गुरुओं को जो सम्मान दिया है, आप जो जिस तरीके से दीक्षा शिक्षा लेते हैं, और उनको जो सबसे ऊपर का जो आपने इज्जत दी है, ये जो है बहुत बड़ा गुण है। और उसके साथ में जो बिजनेस करने का जो गुण है, इन दोनों को आप जोड़िए, आप इस देश को तरक्की में ला सकते हैं। जो 2 कंपनियां अगर इस देश की GDP से ज़्यादा है, ऐसी 20 कंपनियां अगले 20 साल के अंदर में हम तैयार कर सकते हैं।
और मेरा मानना है कि ये जो इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर में, ये एआई के वर्ल्ड के अंदर में, ये 20-25 साल इस देश के लिए स्वर्णिम युग होगा। दुनिया से पॉवर्टी खत्म होगी, हम सब संपन्न होंगे। इस संपन्नता के अंदर में एक धार्मिकता रखकर एक अपने अगर बिजनेस को सोसाइटी के तरफ, देश की तरफ मोड़ दें तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ऑलवेज मस्मराइजिंग सर, आपको जब भी सुनता हूँ मैं तो आई लूज माई टेंशन। थैंक यू। सो maybe Vikas ji, I'll come to you. I mean, if I look at, मैं तीन चीज़ें, and इसका एक spiritual interpretation भी हो सकता है, इसका एक business interpretation भी हो सकता है। Generally 3 questions मैं हमेशा अपने आप को पूछता हूँ। 1, मैं क्या कर रहा हूँ? 2, मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या हासिल करना है? और मैं क्या करूँ जिससे वो हासिल होगा? इसका स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है और बिजनेस इंटरप्रिटेशन भी। आज अगर मैं देखूं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जनरली फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, एंड लिमिट देमसेल्फ कि मैं जो कर रहा हूं उसको अच्छा करूं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या करूं जिससे वो अचीव होगा। बट विकास जी, क्लियरली हैप्पीलो इज एन एक्सेप्शन। द वे वो कंपनी क्रिएट हुई है, द वे यू हैव ग्रोन, क्लियरली यू हैड अ वेरी क्लियर विजन कि मेरे को ये करना है, एंड वो करने के लिए मेरे को क्या क्या करना है। I think that vision strategy was very clear. So given, I think Sharma ji, the way lot of people जो business में involved है, अगर आप अपना journey in terms of how you started, क्या challenges थे, what decisions, I mean, because clearly I see a difference. आपने day one सोचा है मेरे को ये achieve करना है, and you have started doing what needs to be done. It will be good to have आपका perspective, विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरापंथ युवा परिषद का, जिन्होंने ये मौका दिया मंच पे रहने का, और गुरुजी को, डॉक्टर पुलके जी को सुनने का। मैं अपने बारे में बताऊँ, मतलब अगेन यहाँ पे सब लोग बिजनेसमैन बैठे हैं, मैं आप सभी में से मैं एक हूँ, और जर्नी बहुत छोटे से शुरू हुई। मैं बहुत एक छोटे गांव में पैदा हुआ था। गांव का नाम है सकलेशपुर। बहुत लोग हॉलीडे के लिए जाते होंगे वहाँ पे। तो आई वॉज बॉर्न देयर। बचपन से मतलब हाई स्कूल तक पढ़ाई वहीं करी थी मैंने। तो वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई नहीं थी, तो इसलिए फिर बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। तो दैट वाज द जर्नी। तो इन अराउंड 98, 99 और 2000 के आसपास वी शिफ्टेड टू बेंगलोर एज ए फैमिली। तो उसके बाद वहाँ पे ना, अगर मैंने बचपन में ये बहुत चीज़ें सीखी, वहाँ पे कॉफ़ी एस्टेट्स होते थे। तो पिताजी क्या कॉफ़ी एस्टेट्स ओन करते थे, रन करते थे। उसके साथ कॉफ़ी और पेपर वगैरह स्पाइसेस का ट्रेडिंग करते थे। तो मैंने बचपन से ट्रेड को बहुत नज़दीक से देखा है। मतलब मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं जैन कम्युनिटी में पैदा हुआ, और ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और हमेशा कुछ बड़ा सोचने का एक मौका दिया, और हमेशा साथ दिया कि जो मैं कुछ करना चाहता था तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये आप नहीं कर पाओगे। ये हमेशा बोलते थे कि आप इससे बेहतर क्या कर सकते हो। जैसे आप बोल रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ, तो मैं जो भी कर रहा था, पिताजी हमेशा बोलते थे कि भाई आप और नेक्स्ट लेवल कैसे जा सकते हो। मैंने फिर बेंगलोर आने के बाद ग्रेजुएशन किया। फिर 3 साल मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म भी चलाया, जहाँ पे भाई के साथ, जो ऑलरेडी उधर एग्जिस्टिंग बिजनेस था। तो मैंने ग्रेजुएट ट्रेनिंग की तरह ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने 3 साल पूरा इंटरनेशनल डिवीजन सेटअप किया, जहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। तब स्वाइन फ्लू एक प्रॉब्लम भी आया था, तो उस टाइम से मैं चाइना से कुछ इंग्रेडिएंट सोर्स करके फार्मा को सप्लाई भी करता था। तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ट्राई टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर एक ब्रेक मिला, मैं MBA करने गया पुणे। 2 साल वहाँ पे था मैं। तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला, जो मेरे को मतलब लगता था कि यार मैं रोज़ कुछ सीख सकता हूँ उनसे बात करके। तो एक अलग ही एक एटमॉस्फेयर बना था। आई थिंक दैट प्लेड ए ग्रेट रोल इन माई where I am today. तो 2 साल वहाँ पे था। तो I had a great understanding and learned a lot about branding और marketing कैसे करना है। तो when I came back, I always wanted to only focus on building brands. तो पहले मैं ट्रेडिंग में था, import export करता था और फार्मिंग देखा हुआ था। बट आई ऑलवेज डिसाइडेड कि what next, मैं कैसे नेक्स्ट लेवल अनलॉक करूँ। तो मैं क्या करना चाहता था पे आया। मैं पहले ट्रेडिंग करता था, फिर MBA किया, फिर वहाँ पे मार्केटिंग में पड़ा। जैसे एक 300 रुपये का जीन्स 3000 में आराम से बिकता है, जस्ट लिवाइस का टैग डालने के लिए। अगर वो लिवाइस का टैग नहीं है तो उस चीज़ का वैल्यू सिर्फ 500 रुपये 600 रुपये हो सकता है मैक्सिमम। तो एक ब्रांड का एक वैल्यू,
वो मैंने समझा। तो फिर मैंने डिसाइड किया जब वापस आने के बाद, ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। मेरे को बैंकिंग क्षेत्र में मौका भी मिला जॉब करने का मुंबई में, बट मतलब मैं हमेशा से चाहता था कि मैं खुद का कुछ करूं। तो मैं वापस आया 2011 में। मैंने सात्विक फूड्स का एस्टेब्लिशमेंट किया, विच वाज अ गवर्नमेंट स्टोर लार्जली फोकस्ड ऑन ड्राई फ्रूट्स, गिफ्टिंग, स्पाइसेस एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। तो वहाँ से एक स्टोर से भी एक्सपेंडेड टू 10-15 स्टोर्स। तो 2015 आई एग्जिटेड सात्विक। देन 2016 में, तब एक साल में सोच रहा था मैं क्या करूँ, मैं कुछ करना चाहता था, आई वांटेड टू डू समथिंग बिगर, बट मेरे पास कुछ विजन नहीं था। तो वो एक साल में मैंने कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे, तो मैंने बहुत से ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी किए, बहुत छोटे स्तर पे भी किए, बट वो टाइम पे मैंने खुद से हर चीज़ किया हुआ था, मतलब हर कैटेगरी मैनेजर से मिला, हर बायर से मिला। तो बट मैं पैरेलली घर पे बैठ के डिज़ाइन कर रहा था कि मैं हैप्पीलो कैसे लॉन्च करूँ। आई ऑलवेज वांटेड समथिंग वर्ड विच इज़ लिटिल फैंसियर। हैप्पीलो का सिंपल मतलब है हैप्पीनेस एंड लव, बट मैं चाहता था कि उसको थोड़ा यूनिक बनाए, और ऐसा बनाए कि जो नॉन डिक्शनरी हो, जैसे हमको ट्रेडमार्क मिल सके। तो मेरा यही कहना है कि जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप सब अपना अपना बिजनेस रन करते हैं, बट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रेडिंग इज ऑल्सो हैड टू क्रिएट एन आइडेंटिटी वेयर यू विल एबल टू गेट द कस्टमर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने सोचा कि आई कैन बिल्ड दिस, जैसे हर शहर में, हर गली में बहुत सारे मेवे वाले हैं। तो मेरा ये विजन था जब मैंने हैप्पीलो शुरू किया कि भाई कोई देश का मेवा वाला नहीं है। एक 2-3 ब्रांड थे जो इंटरनेशनल थे, जैसे यूएस में या चाइना में या थाईलैंड से 1-2-3 ब्रांड थे जो विश्व में प्रसिद्ध थे नट बेस्ड स्नैकिंग के ऊपर। बट इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी था, एक वाइट स्पेस था कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी का इंडिया फोकस नहीं है, क्योंकि इंडियंस डोंट पे द प्राइस, दे ऑलवेज वांट मोर वैल्यू फॉर द मनी स्पेंट, बट इंटरनेशनल ब्रांड्स वांटेड बेटर रिटर्न्स। तो आई थॉट इंडिया में ऐसा फोकस है नहीं, और इंडस्ट्री भी बहुत कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज था। वो टाइम पे फूड सेफ्टी इतना रिलेवेंट नहीं था। कोई चीज़ बाहर से लोग इंपोर्ट करते थे दुबई से, या कोई घूमने गए तो वहाँ से कुछ पैक्स लेके आते थे, फिर वो क्रॉफर्ड मार्केट में, नेशनल मार्केट में रीलेबल होकर बिकता था। तो शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम था और फ्रेश स्टॉक नहीं मिलता था, बट फिर भी उन प्रोडक्ट्स का डिमांड था। तो मैं सोचा कैसे समबडी फ्रॉम इंडिया कैन बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। तो मैं सोचा यार व्हाई नॉट वी कैन एक्चुअली डू समथिंग बिग हियर। शुरुआत बहुत छोटे से हुई। मैंने सिर्फ मात्र 10,000 रुपये के आसपास से शुरुआत की थी, क्योंकि उतने फिनेंशियल चैलेंजेस थे लाइफ में। फिर अगेन मतलब वाइफ ने कंट्रीब्यूट किया, शी हेल्प मी विद द इनिशियल सीड फंडिंग ऑफ सम 20 लाख रुपीस। दैट वाज द स्टेपिंग स्टोन एंड दैट वाज गुड इनफ। मतलब जैसे कोई भी यहाँ पे जैसे हमारे कम्युनिटी में अगर एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिल गया, देन एक्चुअली यू कैन बिल्ड फ्रॉम देयर। तो वो एक था कि भाई हाउ कैन आई मेक समथिंग लार्ज एंड समथिंग बिग एंड मेक द फैमिली प्राउड, द कम्युनिटी प्राउड, द नेशन प्राउड। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई 2016 से। मतलब बहुत सिंपली, मतलब साल में, मतलब पहले दिन तो ऐसा लगता था कि मैं बिलिंग भी मैं ही करता था, प्रोडक्शन भी मैं ही देखता था, डिस्पैच भी मैं ही देखता था। मतलब वो टाइम में ना मेरे को मतलब टैली वगैरह इतना एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, पर मेरे को लगा बिलिंग करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो मैंने टैली का एक वर्जन डाउनलोड किया इंटरनेट से, फिर उस पर सीखा मैंने कि कैसे करते हैं। फिर उस पर गलतियाँ भी की, बट आई बीन देयर डन दैट। मतलब मैंने हर चीज़ अपने हाथों से किया, और उसकी वजह से आज एक एक्सपर्टीज मिला कि मैं हर डिपार्टमेंट, हर कैटेगरी, हर लेवल पे, भले फैक्ट्री स्तर पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई नो व्हाट द सोल्यूशन इज, बिकॉज आई हैव सीन दैट ग्रो फ्रॉम स्मॉल। तो वही है कि वॉट एवर वी आर डूइंग टुडे, हाउ कैन वी अनलॉक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। मतलब आज आप जो कर रहे हो वो आपके आज के लिए सही है, बट अगर आपको कुछ बड़ा बनाना है, आपको आगे का सोचना पड़ेगा कि आपका 3 मंथ्स प्लान क्या है, 6 मंथ्स प्लान क्या है, या ईयर प्लान क्या है। आपको क्या बनना है अगले साल, कहाँ पहुँचना है, वो अगर आप लिख दोगे एक किताब में कि भाई ये 5 चीज़ें मुझे अगले 12 महीने में, समझो आधा काम हो गया। तो मेरा ये विजन था, मैं हमेशा लिखता था कि भाई चलो अभी अमेजॉन इंडिया में ई-कॉमर्स लाने वाला है, हम कैसे रेलेवेंट होए। मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन सेलिंग क्या होता है, और अमेजॉन इंडिया में नया नया था। उसके अलावा कोई कंपनी नहीं थी जो फूड बेचती थी। ईबे थी, बट उनका सप्लाई चेन बहुत ब्रोकन था, इट इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। तो अमेजॉन में हम पहले ब्रांड बने जिसने कैटेगरी एस्टैब्लिश किया। तब कैटेगरी रिलेवेंट नहीं था, लार्जली स्नैक्स के अंडर ही आता था। तो हमने ड्राई फ्रूट स्नैकिंग का एक सेगमेंट चालू किया। तो अमेजॉन से शुरू की, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब वी वेंट टू बिग बास्केट। सो सब जगह से हम लॉन्च किया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क सेटअप किया। आज हम इंडिया में हमारे पास 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो पैन इंडिया सपोर्ट करते हैं। हम कुछ 30,000 दुकानों में अवेलेबल है। फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, फिर कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया। तो एक छोटा या यंग स्टार्टअप के लिए अगर जब चीज़ें बंद हो जाती है तो एक लिक्विडिटी क्रंच आया था कि भाई अब कल समझो 1 महीना 2 महीना तो हम पगार दे देंगे, भाड़ा भर देंगे, उसके बाद क्या होगा।
तो मैं 15 दिन तक घर पे बैठा रहा, तो मैं समझ नहीं आ रहा था करे क्या। तो फिर मैं कमिश्नर से मिला वहाँ जाके कि भाई हम फूड कंपनी है, अपने ई कॉमर्स को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिया है और फूड तो एसेंशियल पार्ट है, तो आपको उसको भी मौका देना चाहिए। बट वो बोल रहे थे यार ये ड्राई फ्रूट्स और ये मखाना वगैरह ज़रूरत की चीज़ें थे, रोको तो रोटी चावल दाल चाहिए। मैं बोला आजकल है ना वो ट्रेंड बड़ा चल रहा है इम्यूनिटी को लेके, ये खाने से इम्यूनिटी आती है और ये लोगों को चाहिए। तो और ये लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, पेरिशेबल नहीं है, तो लोग घर पे एक पैकेट भी मंगाएंगे तो आराम से 1 महीना खा पाएंगे, क्योंकि लोग सब लोग घर पे बैठे हैं और कंजम्पशन ज़्यादा है। और आप जहाँ से अभी जिसको अलाउ किए हो जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे हम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। तो रिक्वेस्ट किया, फिर वो माने नहीं, फिर अगले दिन वापस लाइन में खड़ा। मैं देखा जोमेटो स्विगी के डिलीवरी वालों की बड़ी लंबी लाइन थी, तो मैं भी वहाँ था, तो उनको बहुत मुश्किल से कन्विंस किया, तो मेरे को मुश्किल से 3 पास मिले। तो वो 3 पास मिले, मैं पहले गया, अगले दिन पिताजी को बोला भाई 3 पास मिले हैं, और तो पिताजी ने बोला ठीक है हम दोनों का एक हो गया और एक किसको देंगे। मैं बोला अकाउंटेंट जरूरी है, वो बिलिंग वगैरह करेगा तो कहो, बाकी तो हम मैनेज कर लेंगे। कुछ बच्चे हमारे ऊपर टेरेस पे ही रहते, तो हमारा 5-10 मैन पावर तो हमारे पास है। तो वहाँ से एक शुरुआत की, बट ट्रस्ट मी दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट इन द कोर्स ऑफ हैप्पीलो। From being a small business or emerging business, we were able to establish very big in the COVID times. And because India was disrupted, people wanted sitting at home, सबको कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए था, तब हमने एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया जो हर कोने में, हर घर में पहुंच सके। और वहाँ से आज तक का जर्नी है, हमने हर प्लेटफॉर्म पे बेस्ट सेलर टैग लिया है, भले क्विक कॉमर्स हो, अभी ब्लिंकिट वगैरह है, स्विगी है, हर प्लेटफॉर्म पे वी आर द नंबर 1 अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। बट एक जर्नी रहा है जहाँ हमने हार्डवर्क देखा है। बट अगेन जो आप पर्दे पे देख रहे हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो फिल्म देखे, बट इसके पीछे जो मतलब तकलीफें हैं या जो रोलर कोस्टर राइड है, हर बार मतलब सभी के लाइफ में ऐसा मौका आएगा कि आप एक बार आप सरेंडर कर दो, आप हार मान जाओ। बट जैसे गुरुजी बोल रहे थे कि वो एक पैशनेट वर्क या वो एक जैसे आपका एक कमिटमेंट टू वर्क होता है, वो रहना चाहिए। मतलब आज भले कुछ भी तकलीफ आ जाए, आज चलो XYZ प्रॉब्लम है, क्या करना है, आपको सर नीचे रखना है और काम करना है। आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, सर नीचे करना है, काम करना है। काम पे फोकस करो, वर्क इज वर्शिप, अगर वो करते रहे तो द जर्नी विल बी वेरी बिग। तो आई हैव बीन ब्लेस्ड, आई थिंक पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक छोटा वाक्य बोल के मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ। जब मैंने पहली बार हैप्पीलो चालू किया, तो पिताजी को बोला मेरे को एक जगह दिला दो जहाँ पे मैं 25,000 50,000 भाड़ा तक मैं एक जगह ले सकूँ। तो पिताजी ने सीधा 1,75,000 वाला जगह बोल दिया, ओके करके आ गए, टोकन दे के आ गए। मैं बोला मैं कहाँ से दूंगा इतना भाड़ा। बोले अगर जगह बड़ी रहेगी तो तभी बड़ा सोच पाएगा। तो वो एक 5,000 स्क्वायर फीट की जगह थी। तो उसके बाद हम वो 5,000 स्क्वायर फीट कंज्यूम कर लिए, 1-2 साल के अंदर हमको शिफ्ट होना पड़ा, फिर हम 30,000 स्क्वायर फीट पे गए। तो आज करीबन हम 2 लाख स्क्वायर फीट का हमारा फैक्ट्री और वेयरहाउसिंग है। बट आज वो भी सीजन के कारण वो भी कम लगता है। तो पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन में, और जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, साथ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नो अमेजिंग विकास जी। मैंने 2 या 3 चीज़ें पकड़ी आपसे। पहले, जो भी महाजन यहाँ बैठे हैं, मेक श्योर वाइफ को इन्वेस्टर बनाओ, राइट। सेकेंड, कोविड का जो आपने एग्जांपल दिया, लाइफ में जब चैलेंज आया है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करो या यूज दैट एंड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक हैप्पीलो इज अ क्लियर एग्जांपल, एंड आई विश हैप्पीलो, आई हैव बीन अ वेरी क्लोज कस्टमर। लाइक जेरोक्स एक ब्रांड है, हमको लगता था जेरोक्स ही है, इट्स एक्चुअली अ फोटोकॉपियर, जेरोक्स इज अ ब्रांड, हैप्पीलो बिकम्स दैट फॉर द ड्राई फ्रूट सेगमेंट। थैंक यू। So again, Ankit ji, I'll call you Ankit. We are close that way. So Ankit, I'll come to you. I think while we have heard the two sides, Zetwork, I'll share 2-3 data points on Zetwork, is a disruptor. Okay, 7 साल पुरानी कंपनी है, आज टर्नओवर 20,000 करोड़ के ऊपर है। $4 billion is the valuation, correct? And I think they are doing well. Hopefully, very soon we'll have an IPO. The reason, at least मैंने जो भी, I have worked with lot of people from Jain community. एक challenge I have seen, Ankit ji, is technology. हमको एक method has been successful. Generally, we want to follow that. Technology का जो change है, with digital technology, we feel ये खर्चा होगा, इसका ब्याज भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक मेंटालिटी होती है। सेकंड, ये चेंज, एम आई रेडी टू अडॉप्ट, करेक्ट? बट द रीजन आई वांटेड
you there is Zetwork is a disruption only because of technology, correct? आपने customer और buyer और seller को सिर्फ connect नहीं किया, there are a lot of areas where you've used technology. So अगर आप एक अपना input or you can share your insights, because a lot of businesses are there which can, I mean, they are doing well, they are growing, but they can go into an exponential growth if they leverage technology, right? So आपके inputs on what to look at from a technology standpoint, what is the cost benefit, what are the areas, what are the themes, anything which you feel can help the audience will be very helpful. Sure. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for And calling. again, it's fine, English, everyone understands. So आपका जो भी comfort हो, English, Hindi, whatever, that's Absolutely. fine. I think when I came in, you know, couple of conversations was going on. Honestly speaking, this kind of a forum or this kind of audience, I think मैं पहले बार आया हूँ, and I was thoroughly enjoying. 20 minutes when I was sitting there, I was enjoying more than now I am sitting here, because that peace, that thought process, that messaging. So when I came, I have to go for a couple of meetings after this. पूरे दिमाग में ना वही सब चल रहा था कि you know अभी जाना है, negotiation and all. But that 20 minutes when I was sitting, I was thoroughly enjoying. दिमाग एकदम शांत, peaceful. So I hope I'll have a great Sunday today. And Adarji, talking on your point of, you know, growth, digitization, transformation, I think I'll not give a direct answer. I'll just share some anecdotes. I mean, in our experience, हमने जो भी पिछले 7-8 साल में मेहनत करके एक कंपनी बनाया है. So we've gone through all this journey. First, I think when you were just starting the session and you were talking about this Apples and the Nvidias, you know, they have created the brand और हम पीछे मेहनत कर रहे हैं. The whole theme of Zetwork was make in India, make for the world. So whatever numbers we have spoken, 12, 15, 18,000 crores of turnover, I think very happy to share 35% of our total revenue comes from export. And we connect with MSMEs across the country, and उनके capacity को use करके हम export करते हैं. So I think, and today we are present in 13 countries. So that gives us a very proud feeling. Then talking about digitization, 2-3 examples I'll give you. When we started this company, जब हमने Zetwork चालू किया था, we never wanted to be a manufacturer. We always wanted to be a software company. हमारे startup ecosystem में हम एक terminology use करते हैं SaaS, software as a service. तो हमने कहा कि यार हम software बनाते हैं जिससे कि manufacturing की inefficiency को solve करेंगे. हमने थोड़ा बहुत पैसा उठाया, 6 महीने तक हम software बनाते रहे, and right, left and center, whoever we could reach out to, multiple MSMEs, multiple big corporates, और हमने सबको जाके वो सॉफ्टवेयर दिखाया कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया है एंड वी वांट टू मोनेटाइज दिस सॉफ्टवेयर. इससे आपके मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन की एफिशिएंसी सॉल्व होगी. आफ्टर 6 months नॉट अ सिंगल ऑर्डर वी गॉट, बिकॉज द फीडबैक विच वी गॉट वाज कि यार इनएफिशिएंसी अगर सॉल्व करना है तो हमको सॉफ्टवेयर मत बेचो. यू हैव अ ग्रेट सॉफ्टवेयर, इट हैज़ अ ग्रेट सर्विस, यू बिकम अ मैन्युफैक्चरर. आप सप्लायर बन जाओ, आप हमसे ऑर्डर लो, या तो खुद फैक्ट्री डाल के आप वहाँ पे काम करो या पीछे MSME से आप काम कराओ, एंड यू यूज योर सॉफ्टवेयर. यू सॉल्व द इनएफिशिएंसी एट योर एंड, बट हमको ये सॉफ्टवेयर मत बेचो. इट वॉज अ वेरी डिसहार्टनिंग फीडबैक फॉर अस टू गेट फ्रॉम अक्रॉस द सेक्टर, बट फ्रॉम देन टिल नाउ वी कॉल आवरसेल्व्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी ओनली. जो सारा सॉफ्टवेयर हमने किसी कस्टमर को या किसी सप्लायर को बेचने के लिए बनाया था, वी हैव बिकम द कस्टमर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर एंड वी हैव बिकम अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर आवरसेल्व्स, एंड वी आर सॉल्विंग फॉर अ लॉट ऑफ इनएफिशिएंसी. Now talking about digitization, today we work with around 10,000 MSMEs across the country, and the power of that digitization or the software is, मुझे जब एक किसी customer से एक order आता है, for example the customer wants some 2,000 tons of fabricated steel in Dolvi, Maharashtra. मुझे ये order आया, मैं ये order अपने system में डालता हूँ, and my system tells me that in 300 kilometer around the factory where this material is required, कितने सारे supplier है, उनके पास क्या कैपेसिटी अवेलेबल है, उनके पास क्या मशीनरी अवेलेबल है, उनके पास क्या एक्सपीरियंस अवेलेबल है, एंड ऑटोमेटिकली माय सिस्टम सेंड्स द इंक्वायरी टू दोस सप्लायर्स. सो दैट इज द पावर ऑफ दिस डिजिटाइजेशन विच वी हैव, जो कि हम बनाना चाहते थे कस्टमर्स के लिए, बट कस्टमर्स ने बोला नहीं यार आप तो मेरे लिए सप्लायर बन जाओ. वी आर यू नो काइंड ऑफ लेवरेजिंग दैट. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. टुडे इन आर कंपनी, वेदर इट इज प्रोक्योरमेंट, whether it is, you know, inventory, whether it is quality, obviously multiple facets of finance, we use softwares and we have digitized as much as we can. So
we like I told you, 8 साल मेहनत करने के बाद में today like 30-35% of our revenues from export. तो export में मैंने क्या देखा है, Indian customers compared to foreign customers, the requirements are very different. इंडिया में I mean just pardon me for what I will say, आप 1 रुपया सस्ता दे दो people are happy, they look for that cost efficiency. Whereas foreign customers, they look for sustainability, traceability, quality. So we had always focused on building something on traceability. कि यार किसी मशीनरी के लिए अगर सपोज हम कुछ कंपोनेंट्स या पार्ट्स बना रहे हैं एंड दैट रिक्वायर्स 200 कंपोनेंट्स, उसका पूरा ट्रेसेबिलिटी सप्लाई चेन को मैप करके रखे. सो देयर वाज वन प्रोडक्ट ऑन विच वी हैड इन्वेस्टेड करोर्स ऑफ रुपीस. बहुत सारे टेक और प्रोडक्ट के लोग उस पर काम कर रहे थे एंड 2-3 साल से वो प्रोडक्ट चलते जा रहा था. एंड टू आवर फॉरेन कस्टमर्स वी ऑलवेज गो एंड पिच दैट प्रोडक्ट, बट वी नेवर गॉट एनी ऑर्डर, big order against leveraging that product. We had one customer in Europe, and for the last 3 years every year $1 million, $2 million, $3 million का revenue हमको उनसे मिलता था. We started with 3-4 करोड़, 20-25 करोड़ तक पहुंचे. And suddenly last year there was a big project which was getting discussed with them, and the only requirement which they had from the supplier was कि यार मैं जो आपको ऑर्डर देने वाला हूँ उसमें 242 स्मॉल कंपोनेंट्स लगेंगे from 8-9 countries, मुझे वो traceability चाहिए. If someone can fulfill that criteria, then probably he is eligible. हमने कहा कि यार हम तो 5 साल से बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, and we know this customer. We ended up winning a $700 million contracts for 7 years with that customer. 5,000 करोड़ का हमने contract sign किया, and the entire backbone of that order, I mean one of the most important backbone of that order was that traceability software, which we never thought. हम 3 साल से उसके ऊपर काम करते जा रहे थे. So I think this digitization or automation has helped us a lot. Today, like I told you, 3,500 लोग हैं, 2,500 कस्टमर, 10,000 सप्लायर. इन सबको अगर हम मैनुअली ट्रैक करते हुए रहते, right, it would have taken 25 years or 30 years for us to reach where we have reached. And I would still say that this is just a beginning. We have barely scratched. हमको ऐसा लगता है जब हम of this top line or of this customers or suppliers I had spoken, इसको segment में जब हम बांटे तो probably will be less than 1% in each of the categories in which we are present. So there is a huge runway to go. Many more expansions, whether it is category, whether it is geography, whether it is quantity. So all of us 3,000 people in the company, we are working very hard towards that one common goal कि यार this Indian manufacturing footprint has to become a global footprint, and we are working on that theme. This is what I wanted to share. No. Thank you so much, Ankit. And all the very best. I'm sure we'll have more zeros getting added. But I can tell you because हम तीनों के auditor रहे हुए हैं UI. Someone for 25 years, someone for 4-5 years, and someone for maybe 2-3 years. But technology, I think all the cases, technology and digital ने बहुत impact किया in terms of the growth. So maybe Sharma ji, I'll come to you now. So, I mean, one area, again, मैं concepts ऐसे ले रहा हूँ ताकि lot of our businesses who can really grow and expand on what they have done well. एक issue होता है, sometimes we are so focused कि मेरा ये item है या मेरे को ये sell करना है. My mindset is to just talk of my features, my solution, rather than trying to solve the problem of the customer. And जब तक हम customer का problem solve करने का कोशिश नहीं करते हैं, we don't invent, right? Because you try to only do what you have. Like, I mean, for example, Vikas ji mentioned, there's a problem statement, COVID, immunity. You're trying to solve a problem statement. In your experience, how important is trying to see from a customer problem statement rather than our own product? And any life experience you want to share which had a real important impact in terms of, say, a learning, yeah, whatever it is, from our audience for not just a better business, a better society. I mean, given I keep hearing you every time, you will have something to share on. देखिए मैं शोभा का घर बनाता हूँ और शोभा के घर में अभी भी रहता हूँ, कर है. तो जहाँ तक एक कन्विक्शन है कि आप जो चीज़ खुद के यूज के लिए लेते हो, जो खुद खरीद सकते हो, खुद यूज कर सकते हो, वही आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि कस्टमर को दें. कस्टमर जो शब्द है तो अंग्रेजी का, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कष्ट जो मारने वाला है हमारा वो कस्टमर है. तो भगवान के समान है कस्टमर. हम एग्जिस्ट करते हैं हमारे कस्टमर की वजह से. तो मेरी जो पर्सनल फिलोसफी रही और जिस पे जो है
जहाँ भी मैंने काम किया, हाँ, कोशिश यही रही कि जो भी कुछ हो जावे, हमने अगर कस्टमर को जो भी प्रॉमिस किया है, कोशिश करो उससे अधिक दो। कंस्ट्रेंट बहुत होते हैं और शायद रियल एस्टेट में जितने कंस्ट्रेंट होते हैं कहीं नहीं होते, क्योंकि हम जिन लोगों से काम करवाते हैं, ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स, वो सारे के सारे जो हैं स्किल्ड होते हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। वो जहाँ से आते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, आज वो बैकग्राउंड उनका जो डिफरेंट है, क्वालिटी जीरो है। और उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बने जहाँ पे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स जो है रहें। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो हमने फिर उसको ठीक करने के लिए हमारे वर्कर्स पे फोकस किया। हमने वर्कर्स को जो है एक एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन दिया, उनके लिए कंपनी फॉर्म करके इंश्योरेंस बनाया, उनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करी, उनके लिए घर की व्यवस्था करी, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करी, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करी, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करी, उनके लिए फ़ंड बनाया। हमने जो है एक इनफॉर्मल एक हमने एक फ़ंड बनाया कि जिसके अंदर में हमारे एम्प्लॉयज़, मैंने अपने से स्टार्ट किया और कहा कि भी कोई भी एम्प्लॉयज़ के घर में, कोई भी वर्कर के घर में कोई प्रॉब्लम आती है, कंपनी कितना दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी मालूम नहीं करके, बट उसकी जो है इलाज और उसकी अगर कल को कोई वजह से मृत्यु हो गई तो उसकी एक व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए। और आज वो फंड जो है 5 करोड़ से ऊपर का है हमारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज के कंट्रीब्यूशन की वजह से, और काम आता है उनके भलाई के लिए। और उसकी वजह से जो है अगर आप देखोगे तो कस्टमर जो है हमारा सबसे अधिक खुश है। डिजाइन एक्सेलेंस होती है, स्पेसिफिकेशन एक्सेलेंस होती है, पैशन आपका रहता है, बट अगर आपकी इंटेंट के अंदर में आपको लगता है कि मेरे को खाली इससे एक्सट्रैक्ट करना है, देने की जगह मैं न दे पाऊँ, वो कहीं ना कहीं झलकता है आपके काम के अंदर में। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारे कष्ट को हरने के लिए अगर हम कस्टमर को फोकस करके काम करें तो उसका जो बेनिफिट ये होता है कि वर्ड ऑफ माउथ, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को लाता है, डायरेक्ट सेल आपकी बढ़ती है, आपको प्रीमियम मिलने लग जाता है। बाज़ार में आप वही चीज़ जो है अगर एक्स प्राइस में बेचते हैं तो 5 से 10% जो आपने जीन्स की जो एग्जांपल दी वो एक प्रोडक्ट बन के काम आता है। जहाँ तक रियल लाइफ के एग्जांपल की बात आती है, हाँ, मेरे हिसाब से जो है सैकड़ों कस्टमर आज भी जो है मेल के द्वारा या अदरवाइज जब उनके घर में कभी कुछ अप्रिसिएशन हुआ या किसी ने आके कुछ बड़ाई करी या जब दिलाने के बाद में उनके परिवार वालों ने प्रशंसा करी तो उसको लेके धन्यवाद देते हैं। इससे अधिक एक एक्नॉलेजमेंट क्या हो सकता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज का जो टाइम है और आज के टाइम के अंदर में जो हम जिस स्थिति पे पहुंच गए हैं, कैपिटल का अभाव नहीं है, डिमांड का अभाव नहीं है। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है विद 145 करोड़ पीपुल ऑन एनीथिंग। हमारा कंजम्पशन पर कैपिटा दुनिया में सबसे कम है, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी में हम एट पार हैं, चाहे हम अपने लिए करें या गांव के लिए काम करें। हमारे बच्चे सबसे अच्छे साइंटिस्ट हैं, सबसे अच्छे इंजीनियर हैं, सबसे अच्छे टीचर हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। और प्रॉब्लम की बात अभी भी कॉलोनाइज्ड माइंड के अंदर में हम अपने से ज़्यादा अपने मालिक की ज़्यादा सेवा करते हैं वाली बात आती है करके, अपने ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं। तो एक इस माहौल के अंदर में हम सबका एक कर्तव्य बनता है, हम सबका एक धर्म बनता है करके कि हम बड़ा सोचें। जो पैनलिस्ट ने जो बात बताई, इंडिया का पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल, इसको एक हार्मोनियस तरीके से जो है इस तरीके से इसको जो है हमने मैच करावें ताकि हमारा भी भला होवे, समाज का भला होवे, देश का भला होवे, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम निकले और एक प्रॉस्पेरिटी जो है मूल उद्देश्य वो इस ये देश प्रॉस्परस बने और हम इसकी बेनिफिट ले सकें। और मैं मानता हूँ ये आपका जो जैन का युवा समाज है और आपका जो समाज है इसके अंदर में लीड ले सकता है। ठीक है, थैंक यू शर्मा जी। तो विकास जी, आई थिंक लास्ट टाइम आपने जो जर्नी बोली उसमें मैंने एटलीस्ट बिजनेस स्कूल में जो 2 कॉन्सेप्ट बोलते हैं, आई पिक्ड अप दोस 2 कॉन्सेप्ट। वन कॉन्सेप्ट बिजनेस स्कूल में दे कॉल इज स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट इज अ स्पॉट वेयर आज कॉम्पिटिटर कोई प्रेजेंट नहीं है, देर इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड इफ आप राइट टाइम अगर घुस जाते हो देन यू हैव अ बेनिफिट बिकॉज यू आर फर्स्ट एंट्रेंट। क्लियरली ब्रांडिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन कोविड टाइम इम्यूनिटी इज अ स्वीट स्पॉट आपने आइडेंटिफाई किया। सेकेंड कॉन्सेप्ट आई पिक्ड अप इज प्राइमरी कस्टमर बोल के कॉन्सेप्ट होता है MBA स्कूल्स में, वेयर दे से लाइक मैं अगर स्कूल का एग्जाम्पल लूँ या कॉलेज का एग्जाम्पल लूँ, जनरली लोगों को लगता है मेरा कस्टमर कौन है,
मेरा कस्टमर स्टूडेंट है, बट अगर आप देखो एक्चुअली प्राइमरी कस्टमर स्टूडेंट नहीं है. अगर मेरे टीचर इज माई प्राइमरी कस्टमर, इफ आई कीप माई टीचर्स हैप्पी, स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली आएंगे, राइट? सो ये दो चीजें क्लियरली हैप्पीलो में आई थिंक इज समथिंग यू डिड वेल. बट एनीथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस which you would want to share, which made a big difference? I think 2-3 examples you shared, but maybe 1 or 2 incremental which made a big difference. आई थिंक सी एवरी स्टार्टअप एवरी बिजनेस शुरुआत हमेशा छोटे से होती है. मतलब आई ऑलवेज से दैट यू नो ऑल बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगिनिंग्स. तो यू नो बट यू हैव टू बी रेडी फॉर चेंज. मतलब चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट. आज 9 साल पहले मैंने जिस विजन से या जिस मिशन से मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, वो ज़रूरी नहीं कि आज के युग में भी वो रेलेवेंट रहे. बट हाउ कैन यू इम्प्रोवाइज ऑन दैट? हाउ कैन यू एक्चुअली वर्क ऑन समथिंग विच कैन बी मोर रेलेवेंट इन टुडेज एरा? तो एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने लाइफ जर्नी में देखा है. जैसे 2005 से 2008 जब मैं स्पाइसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में था और ट्रेडिंग फोकस करता था, तब जनरल ट्रेड ही रेलेवेंट था. तो मतलब इंडिया में 99% धंधा जनरल ट्रेड से होता था, जो किराना दुकान बोलिए या मॉम एंड पॉप स्टोर बोलिए, तो हर चौरास्ते पे होती थी और वहाँ पे ही लोग खरीदारी करते थे. बट जब मॉडर्न ट्रेड आया, जब बड़े बड़े स्टोर आने लगे बिग बाज़ार के या रिलायंस के या कुछ अदर फॉर्मेट्स के, तो सबको लगा यार जनरल ट्रेड खत्म हो जाएगा. बट जनरल ट्रेड ने अपने आप को इवॉल्व किया, तो फिर मॉडर्न ट्रेड भी एग्जिस्ट किया, जनरल ट्रेड भी एग्जिस्ट किया. उसके बाद बिजनेस में ऐसा पड़ा हुआ है कि जब अमेजोन वगैरह इंडिया में आने लगे, सबको लगा भाई अभी जीटी बिजनेस खत्म हो जाएगा या एमटी को प्रॉब्लम हो जाएगा. वो सब हुआ, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ. बट टुडे ऑल थ्री को एग्जिस्ट. बट अगर आपको पता है कैसे आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, जैसे आप अमेजोन को एंट्री को एज ए बैरियर नहीं, आप एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर सकते हो, कैसे हम उसको उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कैसे ग्रो किया जाए. तो उसके बाद अभी एरा आया क्विक कॉमर्स में. आज सबको हर चीज़ 10 मिनट में चाहिए, भले वो मतलब प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है. पहले घर में आप राशन रखते थे, घर में एटलीस्ट 1-2 बोरी राशन होता था घर में. आज घर में अगर आधा किलो कुछ चाहिए तो वो भी वो 10 मिनट में आया था. तो आजकल कॉन्सेप्ट ही बदल गया, लोग घर में स्टोरेज ही नहीं करते, सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए और इम्पल्स रिवॉर्ड्स चाहिए. तो बट जब वो आया तो अमेजोन पे चैलेंज हो गया. ब्लिंकिट एज ए ब्रांड फूड कंज्यूमर स्पेस में अमेजोन से बड़ा बन गया. तो कॉन्स्टेंटली नए चैलेंजेस आएंगे, नए एनवायरनमेंट क्रिएट होंगे, नए बैरियर्स आएंगे. बट क्या आप समय के साथ अपना एक पद बढ़ा सकते हो? हाउ कैन यू ग्रो 1 स्टेप हायर? हाउ कैन यू थिंक लिटिल अहेड? तो दैट विल कीप अस इन ग्रेट स्टेट. आई थिंक इवन हैप्पीलो जर्नी एज वेल, वी हैव हैड ए रोलर कोस्टर राइड. मतलब कुछ साल थे जो अच्छे नहीं गए, कुछ साल थे जो बहुत बेहतरीन गए, बट जब संकट आया, मतलब वही बोलो कि ये हार नहीं मानना चाहिए. मतलब शायद आपने 90% अचीव कर लिया, बाकी 10% में आपको एक बड़ा चीज़ अनलॉक होने वाला है. बट अगर आपने वो 90% पे उसको गिव अप कर दिया तो शायद वो 100% का अनलॉक नहीं हो पाएगा. सो आई थिंक नेवर गिविंग अप इज़ वन बिग एटीट्यूड विच आई थिंक इज़ देयर इन द कम्युनिटी. बट अगेन व्हेन यू हैव टू अप्लाई इन बिजनेस, जैसे और एक पॉइंट था डिजिटलाइजेशन और डेलीगेशन. आई थिंक हमारे समाज में मेरे को एक चीज़ बहुत पर्सनली लगता है, जो मेरे में भी कमियां थी, कि हम लोग डेलीगेट एफिशिएंटली नहीं कर पाते. हमको लगता है हर काम हम करेंगे तो ही सही होगा, दूसरा कोई करेगा तो गलती हो सकती है. तो वो मेरे में भी था इनिशियल में. आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग. मतलब बहुत छोटी कंपनी थी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज को इश्यूज थे, तो आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग. बट देन आई रियलाइज्ड इफ आई ट्राई टू डू दिस डे एंड डे आउट, आई विल हैव ए बर्न आउट सम डे. उसके बाद मैं शायद इसको अगले पड़ाव पे ले नहीं जा पाऊंगा. तो उसके लिए टीम बनाना बहुत ज़रूरी है, डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे अंकित जी बोल रहे थे डिजिटलाइजेशन, जैसे एक सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म में उन्होंने बहुत बड़ा रिजल्ट दिया. तो आज क्या आप हर डेटा पॉइंट कंट्रोल कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, उस बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो? तो आई थिंक वो बड़ा इम्पैक्ट रहेगा ऑन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर एआई बहुत रेलेवेंट होने वाला है. अगर आप डिजिटल स्पेस में स्ट्रांग नहीं है या आपके पास टीम नहीं है, क्योंकि हर स्किल हर आदमी को पता नहीं होती. मतलब यू कैन नॉट नो एवरीथिंग. जैसे आज एआई आया, बहुत सारे इधर कमरे में इंक्लूडिंग मी विल नॉट बी हैविंग द डेप्थ ऑफ नॉलेज ऑन द एआई पीस. But how can you learn? How can you get professionals who can help the company go to the next level? I think that will define the charter and that will define the course of India as well. Amazing. So I'll tell you, विकास जी, 2 चीज़ें पिक की है मैंने. One, every time जब भी आपके लाइफ में डिसरप्शन हुआ है, राइट, वेदर ई-कॉमर्स आ रहा है, कोविड आ रहा है, आपने उसमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है. क्लियरली आई थिंक दैट हैज बीन देयर. एंड सेकंड, डेलीगेशन की जो बात आपने रेज की, आई थिंक एटलीस्ट व्हाटएवर इवन आई हैव सीन, आई थिंक इट इज़ अ चैलेंज. होपफुली आई एम सीइंग द नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है ना, एटलीस्ट अपने कम्युनिटी में, दे आर मोर ओपन टू इट, बिकॉज सबके पास 24 घंटे. सो इफ यू डोंट डेलीगेट, यू कैनॉट स्केल अप.
control the A category, otherwise, sorry. And biggest example of delegation, discipline, digitalization is EY itself, which Rankaji is leading at that pace. EY, just an organization, is called a Big Four. मतलब वो पदवी हर बंदा आज बिग फोर बोलता है, उनको कंपनी का नाम भी नहीं बोलते. बिग फोर मतलब वर्ल्ड के 4 बेहतरीन कंपनीज में एक आती है जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है, ऑडिट करती है, उनको कंसल्ट करती है और इम्प्लीमेंट करती है. आई थिंक इवन फॉर आर ऑडिटर्स आल्सो EY, मतलब उनके आने के बाद जो कंपनी में डिसिप्लिन इंप्रूव हुआ है, जो डेटा मैट्रिक्स हम देख पाए हैं और जो हमने एडहेरेंस किया विद द लॉ ऑफ द लैंड एंड विद कंप्लायंस एंड विद गवर्नेंस, आई थिंक दैट हैज आल्सो हेल्प्ड हैप्पीलो अनलॉक द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ. And our story is the same. सब करने वाले इंडियन हैं, but it's the apple we are manufacturing. So I'm hopeful something will happen. And last AI में I'll tell you, I mean a simple example. The way next generation, today they are what 350 million today. Our next generation, a simple example like a chat GPT. मेरी बेटी को कुछ प्रिंसिपल को सन को किसी को भेजना था सम लेटर राइट टू द प्रिंसिपल. मैं बोला यू हैव टू ड्राफ्ट एंड सेंड मी. मैं नहीं बनाऊंगा, तुम बड़े हो, तुमको बना के मेरे को भेजना, मैं भेजूंगा. 1 मिनट में मेरे को भेज दिया. मैं पूछता हूँ क्या किया, उसने बोला मैंने चैट जीपीटी में डाला प्रिंसिपल लेटर, दिस इज द रिक्वायरमेंट, उसने ड्राफ्ट करके. सो आई एम सेइंग टेक्नोलॉजी, AI, द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू कंप्लीटली अलाइन. सो आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. आज जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें सी वेदर इट इज गुड टू हैव या मस्ट हैव, एंड based on that timing will be important. Maybe I'll come to the last question, and Ankit, to you. I know we are looking at an IPO at some point, so I'll not ask when, but there are a lot of businesses who have been there for long, whether capital के लिए बोल लो, whether expansion के लिए बोल लो, whether brand, sometimes listed creates a brand, whether other reasons ले लो. Lot of people are thinking, should I do or not do IPO? If I should do, what time should I do? As market is good, right? India last 2 साल is the largest IPOs worldwide, last 2 years consistently, and the second and third together is less than India. So as market is right, but a lot of people are saying whether it's the right time or should I wait more? So any inputs, Ankit, on that, what you will have for the audience? So I think in Zetwork, for the last 12-18 months, this conversation of IPO is happening. And as a finance professional, I have worked in ITC, Indian Oil. They were all listed companies, listed for so many years. So whatever I have learned about the nuances around IPO, कब करना है, what is the right time, whether or not, upsides and downsides, I think I've picked up a lot in the last 12 months, spoken to a lot of stakeholders. So just before talking about the 2 topics you raised, I think I and my other founders as a group, we firmly believe IPO is not the destination, it's not the end, it's the beginning. So ये हमको सबसे पहले पता होना है कि you know, it's not that आपने IPO कर दिया तो आपने कुछ बहुत बड़ा कर दिया, you made a lot of money. It's not the destination. वहाँ से तो आपकी जर्नी चालू होगी. We are a firm believer of that. Now talking about whether to do it, when to do it, I think from our context, we are a VC invested company. बहुत सारे venture capital ने हमारे पे पैसा डाल के रखा हुआ है. We don't distribute dividend, neither is there expectation to earn dividend income from us. So I think our compulsion, if at all or whenever we do IPO, is to give a good return, a good exit to our investors. That's a social responsibility, that's a moral responsibility, right? While there is no pressure from our VCs, but I think that's a way for them to make money out of the patience or confidence they have shown in us. So our thought process or decision around whether to do IPO is just that. When to do a IPO, again, you know, I firmly believe, this is my professional belief, that IPO is a very, very responsible subject. Today there are 10 venture capitalists who is sitting on my cap table, जिन्होंने पैसा डाला है, I am answerable to them. कल जब मैं IPO करूँगा, thousands and thousands and thousands of people will be probably subscribing or buying my shares. They would be institutions and a lot of retail investors also. So it's a responsibility. So till the time we think we are prepared or we are ready to take that responsibility, I think we shouldn't think about IPO. Now, what do I mean by responsibility? As simple as in 45 days, I have to get my audit done and publish my result. Now, today, the way I am present in different countries, different ERPs I am using, different time zones, different way of book closing, क्या मैं 45 दिन में ऑडिट करके
सेबी को, एनएसई को, बीएसई को अपने फाइनेंशियल्स पब्लिश कर सकता हूँ. इफ आई एम नॉट रेडी, इफ एवरीथिंग इज वेल, माई प्रॉफिट मार्जिन्स आर लाइक 20%, माई रोजीज आर लाइक 40%, I should not do IPO, right? Second, are my systems so prudent, so aligned that I can guide the market? Can I predict next 3 months, next 6 months, ki yaar next 3 months or next 6 months, next 12 months, I see a 10% growth, 12% growth, 15% growth. Today, probably I am not answerable to people for my next 3, 6, 8 months. And when we do a funding round, हमको पिछले बार से 20% ज़्यादा वैल्यूएशन पे भी अगर हम पैसा उठाते हैं तो we celebrate. Once we are listed, if you miss your guidance, in one day your prices can crash by 20%. That's a big thing. On a $3 billion or a $4 billion valuation, 20% crash on day one is like 5,000 crore आपका valuation चला जाता है. So you have to be very, very prepared, very thoughtful, very matured. You have to behave very responsibly. So I think these are more important topics than valuation or than timing. कि यार 6 महीना में कर देते 12. I'll just take one more example. A very good friend of mine from a startup community. I think very good company, 15 years they have been in the market, they have done a lot of hard work. Finally, उनका price set हुआ, and they were about to IPO. And I think 2 months back it happened. 2 या 3 दिन बाद उनका listing था, and this India-Pakistan war happened. How can you time it? You cannot time it. It was a bad listing. But because the company was fundamentally strong, they were pretty sure that, 1 quarter, 2 quarter, they will come back. And they actually came back. They are today trading at 40% more than their IPO price. So time karna is very, very difficult. What is in our control is running the process very ethically, very methodically, and then actually leave it to time. And making it a means, not an end. I think that's very important. Yeah. That changes the entire approach and a long-term proposition. So thanks, Sanket. Any final comments from any of the panel members? Anything else? Thank you again. Thank you so much. Maybe we can take 1 or 2 questions. Agar kuch hai, one or two questions, if there is. Please. जय जिनेंद्र साहब, बेंगलोर की भाषा में आप सभी को और सभी हमारे सुनने वालों को मुजरो सा, सबसे पहले मैं आदर्श जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे मन के सभी प्रश्नों के तकरीबन हमारे जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनके पास से जवाब रिसीव किए. मेरा एक छोटा सा सवाल था पर्सनल कि ईच फील्ड फेसिंग द हॉरर ऑफ नेक्स्ट लेवल कि अभी आगे क्या आएगा. तो जैसे अभी AI, so in which manner we should take AI? Should we take it as a challenge or as an opportunity? And this question is from the view of newcomers. जैसे IT सेक्टर में जो काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए AI ये चैलेंज रहेगा या वो इसका कुछ अपॉर्चुनिटी के तरह यूज़ कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच सभी का. आई थिंक सर हर बदलाव के साथ अपॉर्चुनिटी आती है. मतलब हैबिलेशन एग्जाम्पल फॉर दैट. बट अगर आप AI की बात करो, आई थिंक बहुत चीज़ें सरल हो जाएंगी बिजनेस में. मतलब आपको डेटा एंट्री कम करना पड़ेगा. यू कैन फेच अ लॉट ऑफ डेटा थ्रू इंटीग्रेशंस. द सिस्टम कैन गिव यू बेटर रिजल्ट्स, बेटर डेटा पॉइंट्स. एक सिंपल चीज़ बात करो जहाँ पे हमने हैपिलो में इम्प्लीमेंट किया है. मतलब रोज़ हज़ारों ऑर्डर आते हैं, ज़्यादातर ईमेल पे आते हैं. तो कुछ 7-8 लोग थे सिर्फ वो ईमेल से वो ऑर्डर PO डाउनलोड करके उसको SAP में पंच करके, मतलब उसमें कुछ एक्चुअली वो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे. वो खाली डेटा डाउनलोड कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन SAP में एंट्री कर रहे हैं. तो हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लगाया जो AI की मदद से कि वो ईमेल पढ़ पाए आपका. तो वो ईमेल पढ़ के ऑटोमेटिक वो सिस्टम में डेटा डालता है. तो 7 लोगों का जो वर्कलोड है वो कम हो गया. तो आपके पास वो 7 लोगों को बेटर चीज़ पे डिप्लॉय करने का एक अपॉर्चुनिटी है. यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मैन आवर्स. बट वो डिट्रीमेंटल भी है वो 7 लोगों के लिए कि उनकी तो नौकरियाँ चली गई. तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि वो नेक्स्ट लेवल अनलॉक कैसे करे, वो कैसे प्रोफेशनली वो एक एक्सपीरियंस गेन करे या वो एक नॉलेज गेन करे कि वो एक मोर वैल्यू कंट्रीब्यूट करे कंपनी के लिए. कि आज से 20 साल पहले
जैसे अगर काम चलता था, अगर आज भी वही काम करेंगे तो उस आदमी को आज नौकरी नहीं मिलेगी, तो मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बट अगर वो समय के हिसाब से अपने आप को ढलता गया और सीखता गया, मतलब द लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। मतलब आज भी मैं इधर आया हूँ तो मैं 4 चीज़ सीख के गया हूँ। मतलब 1-2 बात मेरे दिल में रह गई कि वो बोले चांद जैसी निर्मलता, सूरज जैसा तेज और समुद्र जैसी वो गहराई और स्थिरता, तो वो मेरे में मन में रह गए। तो मेरे को लगा यार ये को लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो वो एक पीस लेके आना चाहिए, वो एक पावर लेके आना चाहिए, वो एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहिए। तो आई थिंक हर मौका है मतलब सीखने का और बिजनेस में यूटिलाइज करने का। उमर, हम इसी के साथ हम इस पैनल डिस्कशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम का हमने एक थीम यही रखा था, जहां कल्चर, कम्युनिटी और कॉमर्स तीनों एक प्लेटफॉर्म पर हम हमारे संभागियों को दे सकें। तो उसके लिए आप सभी यहाँ पधारे, आपके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय अध्यक्ष महोदय और आभाती प्रबंध मंडल से टीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री हिम्मत जी मांडोद, कृपया आप स्टेज पर पधारें और सभी पैनलिस्ट का सम्मान करें।